सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट जो रहने वाली है आपकी वो कौन सी है, वो है आपकी यूनिट नंबर 9 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई भी यूनिट नहीं है आपके पूरे सिलेबस के अंदर, ठीक है। चाहे आप यूनिट नंबर 1 इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी की बात करो, चाहे आप यूनिट नंबर 10 बात करो इमर्जिंग एरियाज़ की, बल्कि ये दोनों तो बहुत ही बेकार, वाहियात और एकदम ही टाइम कंज्यूमिंग यूनिट्स हैं आपकी, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो यूनिट है आपकी वो कौन सी है, वो है आपकी यूनिट नंबर 9 जो कि है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। आपको दिखती भले ये छोटी सी है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से। और अगर आप पास करना चाहते हो, क्या पास करना चाहते हो आप पास करना चाहते हो ये वाली एग्जामिनेशन, तो उसके लिए आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में अगर यहाँ पर बात करें, देखिए जून में कितने आए थे, 19 में आपके 9 सवाल आए थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको ये आंकड़ा जो है ये बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर देखिए किसी भी सेशन में अगर 9 सवाल आ रहे हैं, ठीक है, जून 19 में आपके 9 सवाल आए थे, तो इस 9 में से आपके कम से कम 8 सवाल सही होंगे, तो ये बात गारंटीड हो जाएगी कि आप जो है बाकी के यूनिट्स के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये बात लिखित हो जाएगी, तय हो जाएगी कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर आपने इस यूनिट के अंदर, ठीक है। आप देख लीजिएगा आपका जो भी पैटर्न जब भी आप निकालोगे, अगर आपने इस वाले यूनिट के अंदर, एक मिनट, कौन सी यूनिट है आपकी, ये है आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। इसके अंदर अगर आपका स्कोर 85% से ऊपर आएगा तो आप गारंटीड पास करोगे, ठीक है। और अगर 85% से नीचे आपका स्कोर आएगा इस वाली यूनिट के अंदर, तो आप क्या करोगे, आप गारंटीड फेल करोगे, क्योंकि इससे ऊपर आपके पास कोई भी यूनिट नहीं है जहां पर आप टॉप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें। तो यूनिट नंबर 9 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने वाला आपका जून दिसंबर एग्जामिनेशन ये बात को तय कर देगा कि आप जो है अगर पास करोगे तो उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका रहेगा, सबसे बड़ा हाथ रहेगा आपकी यूनिट नंबर 9 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान का, ठीक है। इससे ऊपर कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। और बात करें सबसे फेवरेट यूनिट हमारी जो है वो कौन सी है, वो है हमारी यूनिट नंबर 9 एंड उसी के साथ साथ यूनिट नंबर 4, क्योंकि क्या होती है ये आपस में लिंक भी होती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो यूनिट नंबर 9, तो आप देखिएगा आपको जो थीम है वो क्या हो जाएगी, आपको थीम आइडेंटिफाई होना आप सीख जाएंगे, ठीक है। आपको थीम आइडेंटिफाई होना बन जाएगी और आप जो है क्या कर पाएंगे, आप जो है अच्छे से उन सवालों को निकाल पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा सवाल जो है आपके क्या होते हैं, आपके रिपीट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए इस वाले यूनिट में आपको कौन से सवाल देखने को मिलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं ये वाले सवाल, ठीक है। ये सवाल देखो कब से आ रहा है, मोरालिटी मतलब आपकी यहाँ पर घिसी पिटी तरीके से आपकी चल रही है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, आप इसको गलत करोगे आप पास नहीं करोगे, आप इसको सही करोगे आप गारंटीड पास करोगे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखो, चाहे आपका पहला अटेम्प्ट हो, चाहे आपका दूसरा अटेम्प्ट हो, या आपको यहाँ पर 5-6 अटेम्प्ट की गंदी आदत लत लग चुकी है, यहाँ पर बार बार जाने की एग्जाम सेंटर में आपको जो है वहाँ से अराउजल मिलता है, आपको प्लेजर मिलता है उस चीज़ का, ठीक है। तो कोई भी आपका अटेम्प्ट हो, अगर आप मोरालिटी के ऊपर सवाल गलत करते हो, किसके द्वारा दिया गया है, आपके लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, तो आपको जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आपको भविष्य के अंदर और भी अटेम्प्ट देने को पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सवाल देखो मॉरल डेवलपमेंट का आपका देखिए रिपीट होता है बार बार। अब देखो फिर से यहाँ दिया हुआ है एरिक्सन की स्टेजेस, ठीक है। ये आपका दूसरा नंबर का सवाल है जो रिपीट होता है। आप देखिए इस एग्जाम के पूर्व आपको रट के बैठना है, ठीक है। मतलब अगर आप पानी पी रहे हो तो भी आपको ये करेक्ट ऑर्डर में याद होना चाहिए, आप खाना खा रहे हो तो भी आपको करेक्ट ऑर्डर में याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपसे वही डिमांड करती है, ठीक है। आपको एग्जाम की डिमांड भी पढ़ना होगा, समझना होगा एग्जाम की डिमांड क्या मांग कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा इसका निमोनिक है, होप, विल, पर्पस, कंपिटेंस, फिडेलिटी, लव, केयर, विजडम, और इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो 8 स्टेजेस हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से लेकर आपकी ये आगे तक यहाँ पर चलती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपको केवल इतना याद करना है, होमवर्क हो गया, पीसी हो गया, फ्लोटिंग हो गया और क्लास वर्क हो गया, बस इतना तो याद कर लो आप देखो अगली बार जब भी सवाल आएगा इससे संबंधित, या फिर एरिक्सन ने इनमें से किस किस को नहीं दिया है, आपसे
डंके की चोट पर बन जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर लिया है, आपने प्रॉपरली इसको एनकोड कर लिया है, ठीक है। और एनकोड करने का सबसे सही तरीका क्या है, सबसे सही तरीका है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और वो क्या है, वो है आपके सामने PYQs, ठीक है। आपके पास PYQs होने चाहिए, बेस्ट किताब आपको चाहिए, ये आप फॉलो करें, पेमेंट करें, प्राप्त करें। कोई और आपके पास है XYZ, उससे भी चलेगा, लेकिन आपने क्या करना है, प्रॉपरली आपने PYQs फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, आपको यूनिट वाइज जैसे आप देख रहे हो। अच्छा, अब जैसे ये सवाल देखो यहाँ पर, ठीक है, ये सवाल कभी नहीं आया है और ना कभी आएगा, ठीक है। तो इस सवाल को लगाना, इसको समझना अपने आप में एक जो है यहाँ पर, इसको कह सकते हैं मंदबुद्धि वाले काम, और अलग शब्द चाहिए आपको तो यहाँ पर अबुद्धिमत्ता वाले कार्य, उसको और वर्ड चाहते हैं, इसको कह सकते हो आप मूर्खतापूर्ण, और कह सकते हो, और आप ठेठ भाषा में यहाँ पर बेवकूफ़ी पना है, अगर आप इस सवाल के पीछे पड़े हो तो, ठीक है। शर्ट्जर एंड स्टोन, आप देखो कभी नहीं सवाल मिलेगा आपको इनके ऊपर दोबारा, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जाम सेट इसी प्रकार से किया जाता है कि इसके अंदर कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको कभी नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। दैट एक्सेप्टेंस रिक्वायर रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, ब्ला ब्ला ब्ला, अरे इसको जाने दो आप यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ पर गुड बाय कर दीजिए, ये सवाल आपको कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये सवाल कभी नहीं आएगा। आप देखो 2025 तक, आज तक आपको शर्ट्जर एंड स्टोन के बारे में दोबारा कभी नहीं पूछा गया है। लेकिन जहां पर हम बोल देंगे आएगा, मॉरल डेवलपमेंट आ रहा है, एरिक्सन आ रहा है, और जॉन पियाजे जो है, पियाजेट की स्टडीज वो आ रही हैं, आपका सिगमंड फ्रॉइड आ रहा है, ये आपको हमेशा आता रहेगा, ठीक है। और ध्यान रखना, जहां पर ही जिस पेपर में नहीं आएगा, जिस पेपर में नहीं आएगा, अगर आप यहाँ पर एग्जाम 2-3 साल से दे रहे हो तो आपको मालूम है, जिस पेपर के अंदर ये कुछ भी नहीं आया था वो क्या होता है, अंततः वो पेपर ही कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी नींव है, ठीक है, किसी भी पेपर की जो नींव है वो क्या है, वो ये नींव है, ये लोग हैं। और अगर आपको पास करना है तो उसकी नींव क्या है, उसकी है आपकी ये PYQ ई बुक, और ये चैनल तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। अब देखो फिर से आप क्या पूछा है आपसे, इन विच सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू पियाजे द फॉलोइंग कॉग्निटिव माइलस्टोन्स आर अचीव। अच्छा, एक और बात यहाँ पर कि केवल आपकी ये वाली यूनिट ऐसी है, यूनिट नंबर 9 केवल ऐसी यूनिट है आपकी जहां पर आपको मैक्सिमम PYQs एज इट इज मिलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम PYQs आपको रिपीट मिलते हैं, सेम टू सेम, ठीक है। एरिक्सन के अलावा, कोलबर्ग के अलावा, आपका जो जॉन पियाजे है उसके अलावा, आपके व्योगोल्स्की के अलावा, आपकी जो थेरेपीज़ हैं, आपकी क्लाइंट सेंटर थेरेपी, साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रॉइड की आपकी जो स्टेजेस है, इसके अलावा वो पूछ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये आपके 2, 4, 5, 10 सवाल, यानी कि 20 नंबर तो आपके यहीं पर पके हुए हैं। आप एग्जाम में जाके क्या करते हो, भगवान जाने, ऊपर वाला जाने, ईश्वर जाने, जो भी आपका है, गॉड जाने, ठीक है, जिस भी आप फॉलो करते हो वो जाने, ठीक है। लेकिन आप कर क्या रहे हो, आप यहाँ पर देखो, ये 20 नंबर तो आपको मिलने ही वाले हैं, ठीक है। केवल क्या करना है आपको, इसको एक बार प्रॉपरली आपने एनकोड कर लेना है बस, ठीक है, कि आपका दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है उसका ये 20 नंबर के सवाल, इस पे कोई सवाल अगर आ जाएगा तो मजाल है आप उसको वहाँ पर एग्जाम में गलत कर दोगे या गलत कर दोगे, ये आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपने 20 नंबर छोड़ दिए, आप 200 से 180 पे आ जाओगे, सॉरी टाटा बाय बाय, खेला खत्म हो जाएगा आपका, और आपको जो है अगली बार दिसंबर में फिर से बैठना पड़ेगा। अगर आपको 180 चाहिए, ये 20 नंबर नहीं प्राप्त करोगे, 160 पे आ जाओगे, खेला खत्म हो जाएगा, और फिर काम आपका भारी हो जाएगा, और आपको जो है फिर से सेम चीज पढ़नी पड़ेगी अगली बार के लिए भी। तो आप स्वयं के ऊपर ये अपना क्यों जुल्म कर रहे हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारे सवाल आपको फिर से आएंगे, ठीक है, बार बार आए हैं। अभी देखो, आप ये सब चीजें देखोगे, सेंट्रेशन देखोगे, एब्स्ट्रैक्शन देखोगे, रिवर्सिबिलिटी देखोगे, ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये आएगा, बनेगा सबसे, लेकिन एग्जाम में क्या करना है आपने, एग्जाम में आपने जितना जल्दी हो सकता है, मतलब 5 से 10 सेकेंड में अगर आपने 20 नंबर स्कोर कर लिए, आप सोचो आपके पास 180 मिनट से आप गारंटीड लिख के रख लो। जिस भी बच्चे ने PYQs प्रॉपरली प्रैक्टिस किया है, एग्जाम में जाते ही वो 15 से 20 मिनट उनका पहले से ही होता है, और एंड आते आते 25 से 30 मिनट में बच्चे जो है यहाँ वहाँ चाय पानी करते हुए घूमते हैं एग्जाम के अंदर। और उसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है, रीजन है आपकी PYQ की प्रॉपर यूनिट वाइज प्रैक्टिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, उनके पास कुछ है नहीं पूछने के लिए। देखो, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। ये देखो, लॉ ऑफ एक्सरसाइज इफेक्ट थॉर्नडाइक से आ रहा है, बार बार आपको पूछा हुआ है, और अभी आपके रिसेंट के सेशन के अंदर भी ये सभी चीजें आपने करनी है, क्यों ही है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे ये एक और वाहियात सवाल, ठीक है, इसको कहते हैं एक वाहियात सवाल, केवल मैकफर्लन को छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है, इसको छोड़ के सवाल ठीक है,
इसको जैसे ही एंट्री होती है मैकफर्डन की, आपका ये सवाल बेकार हो जाता है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी कर लो, कितना भी दिमाग लगा लो, अगली बार सवाल नहीं आया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं जहां आपको देखने मिलेगा कि देखिए किस प्रकार से सवाल आ रहा है आपके रिसेंट टाइम में, और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। ये देखिए आपका 2022 आ गया है, द फिनोमेना ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेम वही सवाल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है आपकी? यूनिट नंबर 9। इससे इंपॉर्टेंट यूनिट कोई भी नहीं है। ठीक है, सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट फॉर्मल, आपको रट के बैठना है जैसे आपने ABCD रटा हुआ है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम पास करना है आपको रट के बैठना है, क्योंकि इसके अलावा वो आपसे यहाँ पर कुछ भी पूछते नहीं है, उनकी तथा ही नहीं होती है यहाँ पर कि आपसे और कुछ पूछे। ठीक है, पेपर को इतना आसान बना दिया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इसके लिए अगर आप परेशान होगे, अगर आप इस प्रकार के सवाल के लिए परेशान होगे, द काउंसलर कैन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर अ रफ असेसमेंट। ठीक है, मेहराबियन एंड रीड का, इनके बारे में आप PhD कर लो, पढ़ लो, कुछ भी कर लो, सवाल ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, केवल आप अपना समय खराब करोगे, घर वालों को आप तसल्ली दोगे कि आप पास करोगे, इस बार आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये सवाल में आप समय लगा रहे हो, इसका मतलब आप जो है खुद को ये आप बता रहे हो कि चलो इस बार पास नहीं करते हैं, अगली बार हम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सवाल आप नहीं पढ़ के जाओगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सवाल ही नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसका जो आंसर है ऑफिशियल आप उसको देख लें, आंसर की से आप यहाँ नीचे चेक कर लें, जो भी उसको होगा उसको आप याद कर लें, और उसके बाद आप जो है उसके अकॉर्डिंग उस सवाल को छोड़ दें। लेकिन यहाँ पर देखो इसको करना है। ठीक है, ये सवाल आपको बार बार करना है, इसको ध्यान रखो। ऑटोनॉमी ये दिया है, ये दिया है, ये 8 स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये 8 स्टेजेस और वो 7 फेरे। ठीक है, या वो 7 दिन। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये 8 स्टेजेस जो है ये भी आपको मुंह ज़बानी रटी हुई होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप उसको एग्जाम से 2 दिन पहले याद कर लेते हो, रट लेते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम में इस वाले सवाल को करना। ठीक है, कर तो लोगे आप, लेकिन अगर आप रट के बैठोगे तो फ़ायदा क्या होगा, आप उसको तुरंत के तुरंत आप रिकॉल कर पाओगे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे। ठीक है, और आप क्या कर पाओगे, उसको प्रॉपरली एग्जाम के अंदर उसको आप प्रॉपरली वहाँ पर सही सही मार्क भी कर पाएंगे। ठीक है, अब ये देखो रिपीट हुआ है। अब अगला देखो सवाल REBT वाला, देखो ये आपका कब से रिपीट हो रहा है। ठीक है, REBT आपको कराया भी हुआ है। ये जो थेरेपी है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ये REBT वाली थेरेपी, क्योंकि आपको यहाँ पर अधिक से अधिक सवाल देखने मिलते हैं इस वाली यूनिट से। ठीक है, ओके, आगे देखिए। और आपको यहाँ पर अभी रिसेंट में देखो ये क्या दिया हुआ है, ये देखो पैराग्राफ दिया हुआ है पूरा पूरा किसके ऊपर, एरिक्सन। मतलब एग्ज़ाम जो है काफ़ी ईजी है। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम काफ़ी इजी है, लेकिन जितना जल्दी आप समझ जाओगे कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या टाइम वेस्ट है, उसको अगर आप समझ जाओगे तो आपको एग्ज़ाम चुटकियों में निकालते आ जाएगा, आपका नेट हो JRF हो। क्योंकि आपका देखो एग्ज़ाम जो है किस पे बेस्ड है, आपका पूरा का पूरा PYQ बेस्ड है। आप देखिए आपके आने वाले जून सेशन, दिसंबर सेशन 2026, 27, 28, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको मैक्सिमम सवाल कहाँ से देखने मिलेंगे, आपको इसी PYQ ई बुक से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने क्या प्रैक्टिस करना है, आपने प्रैक्टिस करना है ओनली एंड ओनली PYQs प्रॉपरली। ठीक है, और अगर कुछ चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, तो हम बैठे हैं ना बताने के लिए, आपको हम बता देंगे कि देखो अभी आपने ऐसा नहीं, अभी आपने ऐसा करना है। लेकिन जब तक आपको दिख रहा है यहाँ पर ये सामने आपकी आंखों के कि ये देखो फिर से वही कौन से जोन में होता है आपका, सिगमंड फ्रॉइड आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा कहाँ पर होता है, तो वो आपको क्या करना है, आपको उसी चीज़ को आपने प्रॉपरली अप्लाई करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब ये सारे सवाल देखो, लेव व्यगोत्स्की, पियागे क्या क्या दिया है वही आपसे पूछ रहा है सेम। अब ये देखो आपका रीसेंट सवाल देखो यहाँ पर। ठीक है, ये आपको फ़ायदा मिलता है हिडन पेपर होने का, ये ई बुक होने का फ़ायदा आपको मिलता है कि जो सवाल कहीं नहीं है लेकिन NTA ने पूछे हुए हैं ऑफिशियली, वो भी आपको करने को मिलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है उमवेल्ट, आइगनवेल्ट, उबरवेल्ट और मिटवेल्ट। ठीक है, चारों चीज़ें देखो कहाँ पूछी हुई है आपसे पूछी हुई है यहाँ पर इस वाले एग्जाम के अंदर। अब आते हैं दिसंबर 2025 में। ठीक है, दिसंबर 2025 में आप देखो ये क्या पूछ रहा है, फिर से देखो इनिशिएटिव गिल्ट इंडस्ट्री 2022 का सवाल आपको उठा के पूछा है यहाँ पर कि नहीं पूछा हुआ यहाँ पर। आप क्यों समय खराब कर रहे हो यहाँ वहाँ की चीज़, आप लगे हो बुद्धिज़्म मैं पूरा पढ़ लूँ, मैं सूफिज़्म पूरा पढ़ लूँ, मैं भगवत गीता पूरी पढ़ लूँ, उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मिलेगा आपको यहाँ पर, ये देखो ये कॉन्फ्लुएंस वाला सवाल, ये भी आपको पहले पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए क्या सही है, ये भी वही सवाल आ रहा है। ठीक है, और क्या आपके लिए गलत है, वो आपको जितना जल्दी मालूम पड़ेगा उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको अरेंज प्रोचास्का का मॉडल दिया हुआ है, ये भी आपको इसके पूर्व में
पूछा हुआ है इन्होंने यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो सवाल हैं आपको क्या करने हैं, आपको इसको पढ़ना है प्रॉपरली अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ये जो यूनिट है आपकी, ये कौन सी है, ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट डीबीटी किसने दी हुई है, आधे लोगों को यही नहीं पता होगा, ठीक है। तो वहाँ से आपकी मार्शा एम लाइनेन की एंट्री हो जाती है। तो जितना ईजी आपके लिए एग्जाम है उसके लिए क्या करना है, आपको प्रॉपरली आपने PYQs फॉलो करना है। और ये वाली यूनिट, इस बार देखो सवाल कितने आए हैं, यहाँ पर एक बार नज़र दौड़ाइए आप, 10 सवाल ये हो गए हैं। और ऊपर आते हैं देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर, आपके 19 सवाल आए हुए हैं, ठीक है। यानी दिसंबर 2025 में आपके 19 सवाल आए हुए हैं। कहाँ से, आपके यूनिट नंबर 9 डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से। इसका मतलब क्या है, कितने नंबर आपके 200 में से 40 नंबर कहाँ से बन रहे हैं, 200 में से 40 नंबर बन रहे हैं आपके केवल एक यूनिट से, जिसका नाम है आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। और आप देखिए हर बार आपको 10+ सवाल करने मिलेंगे यहाँ से। इस यूनिट से कम आपको 9, 10, 11, 12 सवाल ऑन एन एवरेज आपको हर सेशन के अंदर करने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठाए, ये आपके लिए काफ़ी आसान यूनिट है, काफ़ी ईजी यूनिट है। इसको आप जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना जल्दी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, आगे प्रमोशन ले पाओगे, कहीं जॉब में लग पाओगे, या जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं आगे जाकर, JRF अगर आपका कर होता है तो वो सब भी आपको क्या करने मिलेगा, वो सब भी आपको लेते हुए मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाओगे, बार बार अटेम्प्ट दोगे आप पागलों की तरह, ठीक है, कि मतलब नहीं हो रहा है फिर भी दे रहे हैं, तो क्या मतलब है, आप दो ही मत, ठीक है। आराम से कुछ दूसरा एग्जाम पढ़ लो, ठीक है, कुछ दूसरा कर लो आप। लेकिन अगर आप देने वाले हो इस बार का अटेम्प्ट, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो कौन सी है, वो है आपकी यूनिट नंबर 9, ठीक है। ओके, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके UGC नेट मनोविज्ञान साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है और कितनी इंपॉर्टेंट तरीके से आपने उसको पढ़ना है, एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है और फटाफट से आपने जो है एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।